सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ऐसे मामले में बेल से संबंधित गाइडलाइंस दी हैं जिन मामलों में जब अक्यूज जो होता है उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाता तो चार्जशीट के समय पर उसे बेल दिए जाने के लिए जो गाइडलाइंस है वो इस मामले में इशू की गई है। मामले का नाम है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो गाइडलाइन इशू की है उसमें उन लोगों के लिए गाइडलाइन इशू की गई है जो लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं हुए हैं और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमेशा जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोऑपरेट किया है और जहां कहीं भी उन्हें बुलाया गया है, जब कभी बुलाया गया है, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 कैटेगरी जैसे बनाई थी, इसमें जो कैटेगरी हैं उसमें एक तो वो ऑफेंसेस हैं जो जिसमें 7 साल या उससे कम के ऑफेंसेस हों, लेकिन उसमें ऐसे ऑफेंसेस नहीं होंगे जो इसी में बी और डी कैटेगरी में दिए गए हैं। तो कैटेगरी जो बी है, बी में ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हीनियस क्राइम, जिस तरह से डेथ पनिशमेंट जिसमें है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या 7 साल से ज़्यादा के जो पनिशमेंट वाले क्राइम है। कैटेगरी सी जो है वो है जिसमें स्पेशल एक्ट आते हैं, जैसे एनडीपीएस के मामले हो गए, पीएमएलए के मामले हो गए, यूएपीए के मामले हो गए, कंपनीज एक्ट के मामले हो गए। और डी जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं जो कि स्पेशल एक्ट में कवर नहीं किए गए हैं, यानी कि जो सी कैटेगरी में कवर नहीं किए गए। तो मोटा मोटा इसमें जो कैटेगरी ए है जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में प्रोसेस ये है कि जैसे चार्जशीट या कंप्लेंट की जो कोग्निजेंस ली गई है उसके बाद क्या होगा कि ऑर्डिनरी सम्मन भेजा जा सकता है और ये अलाउ किया जा सकता है कि थ्रू लॉयर उसकी अपीयरेंस हो और कोर्ट वो अलाउ कर सकता है। अगर अपीयर नहीं होता है तो ऐसे मामलों में सम्मन जारी किया जाएगा जो कि बेलेबल वारंट के हिसाब से होगा। अगर तब भी अपीयर नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट जो है वो या तो कैंसिल किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है अगर ऐसी एप्लीकेशन अक्यूज्ड के द्वारा लगा दी जाए कि वो आगे से फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे और जो भी उनके कारण रहे हों। और ऐसे मामलों में जो बेल एप्लीकेशन है वो उनको बेल देते वक्त उनको कस्टडी में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो उसी हिसाब से उनको इंटरिम बेल दी जा सकती है जब तक कि बेल डिसाइड नहीं हो जाती। ये तो है ए कैटेगरी। उसके बाद जो बी और डी कैटेगरी है जिसमें कि हीनियस क्राइम और जो स्पेशल एक्ट वाले जो कानून हैं उनमें मेरिट के बेसिस पर ही सुनवाई होकर के बेल डिसाइड हो सकती है। और जो सी कैटेगरी है, बी में जो है बी और डी जो है वो मेरिट पे होगी। बी में हीनियस क्राइम है और डी में जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस है। और सी जो है, सी में स्पेशल एक्ट्स है। स्पेशल एक्ट्स में जैसे एनडीपीएस, पीएमएलए, कंपनीज एक्ट आदि आते हैं। तो इनमें क्या है कि इनमें जो प्रजम्पशन है बेल देने के समय वो उस तरह से होता है कि कोर्ट को डिसाइड करना होता है। जैसे जब भी बेल की बात आती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म करना होता है। अगर वो अपोज करता है तो फिर कोर्ट के ऊपर एक और बात आती है कि कोर्ट को जब तक ये ना लगे कि इस मामले में जो अक्यूज्ड है वो उसका एक्विटल हो सकता हो, यानी कि वो प्राइमा फेसाई ऐसा लगता हो कि उसका कन्विक्शन नहीं होगा, और कोर्ट को साथ में ये भी लगे कि अब ये व्यक्ति दोबारा भी ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा। तो इन प्रजम्पशन को ध्यान में रखते हुए ये ऐसे केसेस में डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें ए कैटेगरी थी जिसमें 7 साल या 7 साल से कम के जो मामले होते हैं उन मामलों में अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं हुआ है अक्यूज्ड का तो उसे जो है इंटरिम बेल देते हुए और उसकी बेल को डिसाइड किया जा सकता है और बेल दी जा सकती है। दूसरे मामलों में फिर मेरिट का ही मामला आएगा कि मेरिट के बेसिस पर उन्हें जो इंडिविजुअल केसेस होंगे उसके हिसाब से बेल दी जा सकती है। तो ये एक गाइडलाइंस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे हाई कोर्ट्स में सर्कुलेट किया जाए। हाई कोर्ट्स, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं उनमें, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनमें इस पूरे जो ऑर्डर को वाइडली सर्कुलेट करे, पब्लिसाइज करे, ताकि जो बेल जहां पर दी जा सकती है, जहां पर जो अक्यूज्ड है वो उनका अरेस्ट नहीं हुआ और वो कोऑपरेट कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ, तो उन्हें बेल किस तरह से दी जानी चाहिए।